So, good morning, everyone. Good morning to all. Welcome to in our Ayurveda रियलिटी चैनल. ओके, तो आज हम देखेंगे देह प्रकृति. देह प्रकृति को हम पार्ट वन, पार्ट टू, ये दो पार्ट में काम करेंगे. पार्ट वन हम देखेंगे व्याख्या, परिचय, पर्याय, ओके, उसके निर्माण का भाव. और पार्ट टू में हम उसके प्रकार देखेंगे. ठीक है, ओके, चलो. तो कल के दिन मैंने लेक्चर नहीं लिया है. कल के दिन मैंने लेक्चर नहीं लिया था क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं थोड़ा हॉस्पिटल गया था. ओके, आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है तो लेक्चर रिकॉर्ड करो आज. ठीक है, ओके. देखो, देह प्रकृति. अब देह प्रकृति मतलब क्या? देखो, इसका श्लोक भी है 5 लाइन का, 5 सेंटेंस, 5 लाइन का इसका श्लोक है. वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो सुश्रुत का श्लोक है, वो करने की जरूरत नहीं है. सुश्रुत का श्लोक जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तब आपको हो जाएगा वो. ठीक है, तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन अभी कोई करने की जरूरत नहीं है. देह प्रकृति आज हम पार्ट वन मतलब व्याख्या, पर्याय और निर्माण कर भाव. ठीक है, इसके निर्माण और निर्माण कर भाव देखने वाले. ठीक है, इतना ही. बाद में हम देखेंगे पार्ट टू में उसके प्रकार. ओके, सो व्याख्या. देह प्रकृति की व्याख्या क्या बोलती है? देह प्रकृति व्याख्या बोलती है कि देखो, व्याख्या यही वही लिखना है. व्याख्या सबसे पहले व्याख्या ये वही लिखना है, बाद में इसके अलावा आप देह प्रकृति जो लिख सकते हो वो इसके बाद लिखना. ठीक है, चलो. व्याख्या व्याख्या क्या बोलती है? प्रकृति की कारक वातादि दोष का अनुबंध उस व्यक्ति के जन्म से ही होने के कारण दोषज प्रकृति देह प्रकृति कहते हैं. और यहाँ पे वातादि दोष मतलब तीनों दोष आ गए, वात पित्त कफ. ठीक है, वात आदि दोषो. ठीक है, सो वात पित्त कफ मतलब प्रकृति के कारण जो वात पित्त कफ दोष का अनुबंध उस व्यक्ति के जन्म से ही उस व्यक्ति के शरीर के अंदर होता है. ठीक है, उसके होने के कारण होता है, और होने के कारण ही दोषज प्रकृति को, ये जो दोषज और देह प्रकृति को दोषज प्रकृति भी कहते हैं. और यही दोषज प्रकृति को क्या कहते हैं? हम देह प्रकृति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कि उस व्यक्ति में वात पित्त कफ ये तीन दोष का अनुबंध है. ठीक है, ओके. अब पर्याय. दोषज प्रकृति, शरीर प्रकृति, गर्भ प्रकृति, मतलब देह प्रकृति को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? ठीक है, देह प्रकृति निर्माण. अब इसका श्लोक क्या बोलता है? शुक्र शोणित. ये श्लोक आपको याद करना है. ठीक है, देह प्रकृति का निर्माण का श्लोक. ओके, चलो. सो शुक्र शोणित संयोग यो भवेद दोषो उत्कट प्रकृति जीरत नहीं. ठीक है, सुश्रुत शरीर स्थान का श्लोक है. ओके, इसका श्लोक है सुश्रुत शरीर स्थान का श्लोक है. ओके, तो ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन का इसलिए बोल रहा हूँ. वो 5 लाइन का श्लोक है, वो व्याख्या तो मत करो. ठीक है, आप लिखते हो वो मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो देह प्रकृति निर्माण शुक्र शोणित संयोग यो भवेद दोषो उत्कट प्रकृति जीरत नहीं. ओके, सो देखो, प्रकृति निर्माण कर भाव. ओके, अब तो इसका मतलब क्या है? देह प्रकृति निर्माण कैसे होगी देखते हैं. माता की गर्भाशय में शुक्र एवं शून्यत का संयोग होकर गर्भधारण होते समय वारी त्रिदोषों में जो दोष उत्कट अवस्था में होते हैं, उत्कट दोषों को अनुसार गर्भ प्रकृति बनती है. क्या बोल रहे हैं? जब माता के गर्भ में जो गर्भाशय होता है, वहां पे जब शुक्र और शून्यत का संयोग होता है, उस शुक्र और शून्यत संयोग के बाद फिर जो दोषों का उन गर्भाशय में जिन दोषों का समवाय होने लगता है, वात पित्त कफ, तो उस दोषों की जो अवस्था होती है उस वक्त सब हर एक दोष अपने अलग अलग अवस्था में उस गर्भ में होता है. ओके, ठीक है ना. तो उसे क्या बोला गया है? उसके कारण ही जब वो दोष उस अवस्था पे उस गर्भ के साथ संबंध रखते हैं, तो उसी संबंध से ही जो देह प्रकृति मतलब दोषज प्रकृति का निर्माण होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकृति निर्माण का भाव, जिसमें गर्भाशय अंतर्गत भाव और गर्भाशय बहिरस्थ भाव. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गर्भाशय अंतर्गत भाव क्या है और गर्भाशय बहिरस्थ भाव क्या है. ओके, गर्भाशय अंतर्गत भाव क्या बोलता है कि शुक्र और शनि के संयोग के बाद निर्माण होने वाले भाव. जब माता के गर्भ के अंदर गर्भाशय में जब शुक्र और शनि का संयोग हो जाता है, तो उसके बाद जो निर्माण होते हैं भाव, उन भावों को क्या बोलते हैं?
गर्भाशय अंतर्गत भाव बोलते हैं। और गर्भाशय बहिरस्थ भाव मतलब जाति, कुल, देश, वय, बल, प्रयत्न प्रयत्न। ओके, तो उनके जब ये जब हमें दिखेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, तो ये सब सारे भाव क्या होते हैं? बहिरस्थ भाव होते हैं। ठीक है, ये सारे भाव बहिरस्थ भाव होते हैं। ये गर्भाशय अंतर्गत भाव होते हैं, बहिरस्थ भाव होते हैं। ओके, अब देखो चरक के अनुसार है गर्भाशय अंतर्गत भाव। ओके, तो गर्भाशय अंतर्गत में कौन कौन सा दिखते हैं? फिर हमें देखो, ये जो गर्भाशय अंतर्गत भाव बताऊंगा मैं, सबसे पहले अष्टांग का भाग, अष्टांग हृदय के अनुसार या चरक के अनुसार। तो इधर से हमको पढ़ने का है अष्टांग हृदय के, ऐसे हमें पढ़ने का चरक के अनुसार हमें गर्भाशय अंतर्गत भाव देखने का है। ठीक है, अष्टांग हृदय के अनुसार आपको बस गर्भाशय अंतर्गत भाव के नाम, कितने भाव है, भाव के नाम आपको याद रखने का। ओके, चलो। गर्भाशय अंतर्गत भाव। ओके, पहला अष्टांग अनुसार और दूसरा चरक अनुसार। ठीक है, ओके ना। तो अब देखो कि अष्टांग अनुसार कौन कौन से हैं। ओके, अष्टांग अनुसार होते हैं शुक्र, अश्रुक, शुक्र, अश्रुक, गर्भ संभव काल। गर्भ संभव काल में माता द्वारा लिया गया आहार, गर्भ संभव काल में माता से लिया गया आहार, माता से लिया गया आहार। और चौथा, गर्भ संभव काल में माता द्वारा किया गया आहार, गर्भ संभव काल में माता द्वारा किया आहार। पांचवा, गर्भाशय स्थिति, गर्भाशय स्थिति। और छठवा, गर्भधारण काल। ठीक है, मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार आपको बस नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ये आपको 6 नाम आपको याद रखने का, 6 भाव के नाम अष्टांग के अनुसार, सिर्फ नाम याद रखने का। ठीक है, इसके लिए कोई इसके बारे में लिखने का नहीं। अगर आपको लिखने का इसके बारे में, अपने मन से आप लिख सकते हो एक एक लाइन। ओके, सबके बारे में। शुक्र, अश्रुक, गर्भ संभव काल में माता से लिया गया आहार और गर्भ संभव काल में माता द्वारा किया गया आहार, विहार किया गया, विहार। ओके, आहार में विहार। ओके, माता तक किया गया विहार और गर्भाशय स्थिति और गर्भधारण काल। ठीक है, ये 6 भाव के, ये 6 भाव के नाम आपको बस याद रखने के। अब हम देखते हैं चरक के अनुसार। हाँ, अब हमें चरक के अनुसार पढ़ने पड़ेंगे एक एक भाव। ठीक है, तो अगर लिखे थे कौन कौन से भाव है चरक के अनुसार। पहला है शुक्र, जिसपे शोधित प्रकृति होती है। ओके, दूसरा है काल, जिसमें गर्भाशय प्रकृति देखने को मिलती है।
तीसरा है मातृज आहार। मातृज आहार इसमें हमें देखने को मिलता है विहार प्रकृति। और चौथा है महाभूत विकार प्रकृति। महाभूत विकार प्रकृति। ओके। और पांचवा है, पांचवा नहीं, चार ही है। ओके। चरण के अनुसार 4 गर्भाशय अंतर्गत भाव है, ठीक है, जो हमें भी देखने का एक करके। ओके चलो, आपको मेरे स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे गर्भाशय अंतर्गत भाव, या तो नहीं भी दिख रहे होंगे तो आपको बता दो, ठीक है, समझा के बाकी नोट्स में आपको रहेंगे। ओके देखो, पहला भाव होता है शुक्र शोणित प्रकृति। ओके, पहला भाव कौन सा होता है? शुक्र शोणित प्रकृति। मतलब गर्भोत्पत्ति में तथा गर्भ के प्रकृति निर्माण में भी शुक्र एवं शोणित ये दो भाव विशेष रूप से भाग लेते हैं। बरोबर है। शुक्र शोणित के वातादि दोष अधिक गर्भ के प्रकृति में प्रभाव पड़ता है। शुक्र शोणित के वातादि जो दोष है, अगर उनका अधिक हो जाता है तो वो गर्भ के प्रकृति पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। शुक्र शोणित द्वारा माता पिता तथा उनके कुल से संबंधित शरीर एवं मानस वैशिष्ट का गर्भ के संक्रमण होता है। इसे ही अनुवंशिक वैशिष्ट भी कहा जाता है। देखो, शुक्र शोणित से ही उनके कुल से संबंधित शरीर एवं मानस वशिष्ठ का गर्भ में संक्रमण होगा। बरोबर है ना? माता पिता का जो कुल होगा, उनका जो दोनों का जो उनका कुल होगा, उनका जो कुल से संबंधित है वो सब इस शुक्र शोणित के संयोग से ही उस गर्भ में प्रवेश करेगा। ठीक है, मतलब संक्रमण होगा। ओके, इतना ही शुक्र शोणित में। ओके, फिर काल गर्भाशय प्रकृति में गर्भ संभव काल तथा गर्भाशय की स्थिति, इनका प्रभाव प्रकृति निर्माण में सहायक होता है। काल प्रकृति शब्द का अर्थ है गर्भधारण समय का काल, दिन रात की आपको पता है। ओके, मातृज आहार विहार प्रकरण क्या बोलता है कि गर्भ संभव काल पे माता के द्वारा जिन दोष प्रधान आहार विहार का सेवन किया जाता है। देखो, जब माता पेट से होती है तो उस वक्त जो आहार विहार का सेवन किया जाता है, ऐसे आहार विहार का गर्भ की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जब उस समय जो आहार विहार लेते, उस आहार विहार का प्रभाव डायरेक्टली उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, महाभूत विकार प्रकृति है तो मानव शरीर पंचमहाभूत एवं उनके विभिन्न विकारों से निर्मित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गर्भाशय बहिरस्त्र भाव। ठीक है, इतना ही थे, 4 के एक्सप्रेशन इतने ही थे, आपको नोट्स में भी इतने दिखने को मिलेंगे। ओके, जितने मैंने एक्सप्लेन किया है जितना। अब देखेंगे गर्भाशय बहिरस्त्र भाव। ठीक है, गर्भाशय बहिरस्त्र भाव। जाति कुल देश, जाति कुल देश काल वय बल। और प्रत्यय नियत। ठीक है, देखो अब जाति मतलब क्या, देखो जाति मतलब क्या। ओके, जाति मतलब क्या बोलते हैं, गर्भाशय बहिरस्त्र में जाति क्या होती है? जाति अर्थात गोत्र, उस व्यक्ति के गोत्र कौन सा है। ठीक है, बस इतना याद रखो। बाकी इसके याद इसमें आप मन से लिख सकते हो कि कौन से गोत्र होते हैं, कौन सी जाति होती है, आपको इतना लिखने का इसके बाद। ओके, जाति अर्थात गोत्र याद रखो। कुल मतलब उसका उस व्यक्ति का जन्म कौन से कुल में हुआ था वो याद रखने का। ठीक है, वो याद रखो। देश, व्यक्ति का जिस देश में जन्म हुआ था, देश के अनुसार उस देश के अनुसार उस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, डिसाइड होगा। ओके, काल, व्यक्ति का जिस काल में जन्म हुआ था, क्या वो भूत, क्या वो बराबर, क्या वो अच्छा काल था, बुरा काल था, या ओके, या उसे ठंडी में जन्म लिया था, गर्मी में जन्म लिया था, या बारिश में जन्म हुआ था। ठीक है, वय, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था के वातादि व दोष आदि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव विशेषताओं में बदलाव होता है। यह बदलाव शारीरिक तथा मानसिक ऐसे दोनों स्वरूप का होता है। बरोबर है। बल,
गर्भावस्था में गर्भ का पोषण किस प्रकार होता है, इस पर व्यक्ति का बल अवलंबित होता है। अब गर्भावस्था के वक्त जब गर्भ का पोषण होगा तो उसके बल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उस गर्भाशय का पोषण हो रहा है। ठीक है। प्रत्येक नियत मतलब प्रकृति नियमन कर भाव ये समान होने पर भी व्यक्तियों में जो भिन्नता मिलती है वो सब प्रयत्न नियत के कारण ही मिलती है। इस प्रकृति कारण ही हमें देखो जो व्यक्ति देखो हर व्यक्ति पेट के अंदर सबके इसमें सेम क्रिया होती है, लेकिन वो जन्म लेने के बाद अलग अलग क्यों दिखते हैं? सब व्यक्ति जन्म लेने के बाद क्यों? बस इसके कारण ही प्रयत्न नियत प्रकृति के कारण ही व्यक्ति जन्म से जब बाहर आता है, जब पेट से वो बाहर आता है तभी अलग अलग दिखता है। ओके, भिन्नता देखने को मिलती है। ओके, हर एक बच्चे में। ओके, तो ये थी किसी कारण प्रयत्न नियमित प्रकृति के कारण। ओके, चलो तो देह प्रकृति का पार्ट 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देह प्रकृति पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, मतलब प्रकार बचा इसी प्रकार ही बचा है वो हम पार्ट 2 में कवर, पार्ट 2 का लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पूरा प्रकार। ठीक है, देह प्रकृति के। ओके, आज लेक्चर बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। ओके, नहीं समझाए पढ़ो तो मुझे डाउट पूछो। ठीक है, तो आज सेशन में यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज आयुर्वेदा रियलिटी। तीसरा वर्षन है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स लेक्चर्स। चौथा टेलीग्राम विषय हमारा बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, तो मैं यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, कभी कभी नहीं डालता हूँ, कभी कभी अगर मैं कभी कभी कुछ इमरजेंसी या कुछ काम करने से मैं डालता नहीं, लेकिन लेक्चर्स डेली आते हैं और आते रहेंगे। ओके, और आपको क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने अपने फ्रेंड्स को शेयर करने को बताने का है कि मैं आपकी लैंग्वेज आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, वैसे तो मैं डालता नहीं लेकिन कभी कभी डाल देता हूँ। ओके, व्हाट्सअप टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स आते रहते हैं। ओके, व्हाट्सअप में आप आपको डिस्कस करता हूँ तभी। ओके, थैंक यू।